आपका क्या स्टेटस है? क्या अरे भाई देखिए, थोड़ा सा क्लियर नहीं क्लियर करने का क्या है, हम इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात में बीटीपी पार्टी से छोटू भाई वसवा साहब से हमारी बात हुई है, इम्तियाज जलील साहब एमपी जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इलेक्शन लड़ना जरूरी है ना, हमको लड़ना आता है और वो डेमोक्रेसी में लड़ना आता है और भारत के संविधान में हमको इजाजत है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, इसमें क्या बुरी बात क्या है। मध्य प्रदेश में आपने ऑब्जर्वर भेजे थे क्या? हाँ बिल्कुल, गए हैं, देखे हैं, बॉडी बनाएंगे अच्छी तरह से। हमारी वहाँ पहले से बॉडी थी तो थोड़ा गलतियां हो रही थी, उसको सुधार उनको सही किया जा रहा है, सुधारा जा रहा है और इंशाल्लाह लड़ेंगे इलेक्शन। मध्य प्रदेश में क्या बुरी बात है, लड़ेंगे। वहाँ के लोकल बॉडी के इलेक्शन लड़ेंगे। गुजरात में इम्तियाज जलील साहब जाएंगे, जाकर मुलाकात करेंगे बीटीपी पार्टी के प्रेसिडेंट साहब से, आगे बढ़ेंगे। वेस्ट बंगाल हाँ वो भी देखेंगे, वो भी बताएंगे आपको। उस पर कुछ क्लैरिफाई क्या क्लैरिफाई क्या करें, वो आप बोलेंगे, आपको जब होगा बताएंगे। मतलब सर जाने का मकसद है फिर इलेक्शन लड़ना तो हमारे को जरूरी है ना, इलेक्शन लड़ेंगे उसमें। बंगाल को आप इतना पोशीदा क्यों रख रहे हैं? कई लोग आके मिले नहीं, पोशीदा क्या है, हम तो ट्वीट किए, फोटो डाले, आपने भी तो माशाल्लाह चलाया, शुक्रिया आपका भी कि बंगाल के लोगों से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और हमारे लोग गए भी बंगाल को, बातचीत चल रही है। अब बताएंगे आपको। हाँ अरे जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्यों बगैर बोले क्यों जाएंगे, बताएंगे आपको, जाएंगे। Okay. Two new developments in what we are seeing, the High Court's order in UP and also the ordinance passed in Madhya Pradesh. What would you like to say? The High Court order is a welcome order. The High Court has not said anything new. They have clearly reiterated that under the Constitution of India, under Article 21, के मुसलमानों को उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना बेहद जरूरी है, जो किसी पार्टी नहीं देना चाहती। आप इनको सिर्फ रमजान में इफ्तार की दावत के तक आप इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब एक नया एवेकनिंग, पॉलिटिकल एवेकनिंग है, जिसको आपको और हमको समझने की जरूरत है, जिससे हमारे भारत की जमहूरियत मजबूत होगी। जो लोग रेडिकलाइज करना चाहते हैं उनके मुंह पर तमाचा होगा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग एमआईएम को सपोर्ट और वोट दे रहे हैं। क्या देखता हूं कि हर जगह पर केक रखा हुआ है। मैं परेशान, पिछले साल ये कैफियत नहीं थी केक खाने की। हम समझते थे कि हलीम, रमजान आया तो हलीम, मगर ये नई कैफियत पैदा हुई, केक खा रहे आप लोग। इतना मजे का दिख रहा केक, और वो भी 31 दिसंबर को ही केक। कभी लिख गए साल में कभी 1-2 मरतबा अपनी अम्मा को, लो अम्मा केक लेके आ, तू और मैं बैठ के खाएंगे। कभी अपनी बीवी को लिया के दिए, चलो अपन केक खाएंगे। 31 दिसंबर को ही केक कई को याद आया भाई। कहां का केक, किधर का केक, वो केक से हमारे को क्या करना है? केक को किक मारो। 31 दिसंबर को ही पूरे, मैं एक जगह रुका, मैं होटल वाले को बोला, मतलब भाई माजरा क्या है बताइए। बेचारे शर्माते हुए आके बोले, क्या करना साहब, आजकल तो सब खा रहे हैं, इसलिए हम भी रखे कारोबार। सही है, कारोबार उनका हो जाता, उनकी गलती नहीं। मगर मेरे अजीज दोस्तों याद रखो, अगर तुम 31 दिसंबर के दिन तुम केक खाओगे, थोड़ी देर के लिए सोच लो कि 10 साल के बाद वो आने वाली नस्ल क्या करेगी। आज केक है तो कल क्या होगा खुदा ना खास्ता। यकीनन हमको मजहबी आजादी है, हम कुछ भी कर सकते, जमहूरियत है, मगर याद रखो हमारी तहजीब और तमद्दुन भी तो कोई चीज है। क्या तुमको और मुझको अपनी इस्लामी शनाख्त पर फख्र नहीं होना चाहिए? क्या हमको फख्र होना नहीं चाहिए कि मैं मुसलमान हूं और ये मेरी तहजीब है, ये मेरे तमद्दुन का हिस्सा? अगर जो कौम अपनी तहजीब और तमद्दुन और अपनी इस्लामी शनाख्त पर फख्र नहीं करेगी, तो फिर तुम किस पर फख्र करोगे मुझे बताओ। फख्र करो अपनी इस्लामी शनाख्त पर,
अपने मजहबी शनाख्त पर, अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी पर फख्र करो। इसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि हम किसी और मजहब के खिलाफ हैं, हरगिज नहीं है, मगर हमको इस बात की इजाजत है जमहूरियत में कि हम अपनी शनाख्त को बरकरार रखें, अपनी तहजीब और तमद्दुन को बचा के। कल मंदसौर में क्या हुआ? एक मस्जिद के ऊपर पूरे संघ परिवार के लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ के आप झंडा लगाते हैं अपना, और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री बोलते कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज मत करो। रेडिकलाइजेशन कौन हो चुका है? रेडिकलाइजेशन मंदसौर में जो ये लोगों ने हरकत की, उनका रेडिकलाइजेशन हुआ है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का। इनको डीरेडिकलाइज करने के लिए क्या कर रही है सरकार? डीरेडिकलाइज नहीं कर रहे उनको आप और रेडिकलाइज कर रहे हैं, इस तरह के कानून बनाकर नफरत फैला रहे हैं। मंदसौर में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी शिवराज चौहान की सरकार पर आद होती है। ये शर्मिंदगी की हद है। अफसोसनाक बात है कि एक जुलूस जाता है और मस्जिद के ऊपर जो दिल्ली में हुआ था वो दोबारा हो रहा है यहां पर। नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो शेयर कर हिंदूवादी संगठनों पर निशाना साधा। ओवैसी ने जो ट्वीट शेयर किया है उसमें एक वीडियो भी है जिसमें हिंदूवादी संगठनों के लोग मस्जिद के बाहर नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग मस्जिद की मीनार पर भगवा झंडे लगाते हुए दिख रहे हैं। बताया जाता है कि इन लोगों ने मस्जिद में तोड़फोड़ भी की। ओवैसी ने अपने ट्वीट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इस देश में बहुसंख्यक कट्टरता की हद देखिए। जब वो मस्जिद तोड़ते हैं तो उन्हें गर्व और सुकून का एहसास होता है। ओवैसी ने जिस वीडियो को शेयर किया वो मंदसौर की बताई जा रही है। वीडियो के साथ ही लिखा है कि एमपी के मंदसौर जिले के ड्रोना गांव में हिंदू संगठनों के लोगों ने मस्जिद से झंडे उतारे और मस्जिद में तोड़फोड़ भी की। ग्रामीणों के घर में घुसकर लाइट, मीटर और वाहन और दरवाजे भी तोड़े गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रदेश की फिजा खराब करने के लिए इन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग भी इस ट्वीट में की गई है। लेकिन सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। मध्य प्रदेश में हुई कल की घटना के बाद इंदौर के स्थानीय सांसद ने इन उन्मादियों को रामभक्त बताया था। आप देख सकते हैं कि वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि मस्जिद के बाहर काफी भीड़ है, जिनके हाथों में भगवा झंडे भी हैं। एक शख्स मस्जिद की मीनार पर भगवा झंडे भी लगाता दिखाई दे रहा है। इस घटना का जिक्र करते हुए ही ओवैसी ने बहुसंख्यक कट्टरता पर निशाना साधा है। साथ ही ओवैसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए लिखा है कि विडंबना देखिए, पीएम मोदी ने हाल ही में प्रदर्शनकारियों को यह सलाह दी थी कि संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसके साथ ही ओवैसी ने सरकार से मांग की है कि ऐसे लोगों की कट्टरता दूर करने के लिए जल्द ही कुछ किया जाए। आपको बता दें, कल इंदौर के दीपालपुर में मस्जिद के सामने कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई और इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए थे। अब देखना यह है कि सरकार उन्मादी और इन सांप्रदायिक तत्वों पर कार्रवाई करती है या इनका फूल माला लेकर स्वागत करती है। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको ये न्यूज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। संविधान की बात कर रहे, बजट का जिक्र कर रहे। कल मंदसौर में क्या हुआ? एक मस्जिद के ऊपर पूरे संघ परिवार के लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ के आप झंडा लगाते हैं अपना, और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री बोलते कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज मत करो। रेडिकलाइजेशन कौन हो चुका है? रेडिकलाइजेशन मंदसौर में जो ये लोगों ने हरकत की, उनका रेडिकलाइजेशन हुआ है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का। इनको डीरेडिकलाइज करने के लिए क्या कर रही है सरकार? डीरेडिकलाइज नहीं कर रहे उनको आप और रेडिकलाइज कर रहे हैं, इस तरह के कानून बनाकर नफरत फैला रहे हैं। मंदसौर में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी शिवराज चौहान की सरकार पर आद होती है। ये शर्मिंदगी की हद है। अफसोसनाक बात है कि एक जुलूस जाता है और मस्जिद के ऊपर जो दिल्ली में हुआ था वो दोबारा हो रहा है यहां पर। क्या है? क्या है? नहीं, अगर क्यों सरकार के संविधान के खिलाफ कानून मान करेगा, हम कोर्ट को जाएं? कल मंदसौर में क्या हुआ? एक मस्जिद के ऊपर पूरे संघ परिवार के लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ के आप झंडा लगाते हैं अपना, और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री बोलते कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज मत करो।
रेडिकलाइजेशन कौन हो चुका है? रेडिकलाइजेशन मंदसौर में जो ये लोगों ने हरकत की, उनका रेडिकलाइजेशन हुआ है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का। इनको डी रेडिकलाइज करने के लिए क्या कर रही है सरकार? डी रेडिकलाइज नहीं कर रहे उनको आप और रेडिकलाइज कर रहे हैं, इस तरह के कानून बनाकर नफरत फैला रहे हैं। मंदसौर में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी शिवराज चौहान की सरकार पर आज होती है। ये शर्मिंदगी की हद है। अफसोसनाक बात है कि एक जुलूस जाता है और मस्जिद के ऊपर जो दिल्ली में हुआ था वो दोबारा हो रहा है। यहाँ के मुसलमानों को उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना बेहद जरूरी है, जो किसी पार्टी नहीं देना चाहती। आप इनको सिर्फ रमजान में इफ्तार की दावत के तक आप इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब एक नया एवेकनिंग, पॉलिटिकल एवेकनिंग है, जिसको आप और हमको समझने की जरूरत है, जिससे हमारे भारत की जमहूरियत मजबूत होगी। जो लोग रेडिकलाइज करना चाहते हैं उनके मुंह पर तमाचा होगा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग एमआईएम को सपोर्ट और वोट दे रहे हैं। अगर आप आज भी गलतफहमी का शिकार हैं कि नहीं ये लोग हैं, ये कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, याद रखो ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। कमर बस्ता हो जाओ, अपनी कमरों को सीधा कर लो, उठ जाओ, अपने ख्वाबे गफलत से उठ जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूं, और अपने कुव्वत बाजू पर भरोसा रखो। उठो और अल्लाह की जात पर तवक्कल करो। उठो और अपने ईमानी जज्बे के साथ हिंदुस्तान की जमहूरियत में हिस्सा लो। उठो और जमहूरियत को मजबूत करो। उठो, अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। मैं बार बार आपसे कह रहा था कि हम सेकुलरिज्म के कूली बनकर रह गए। इन सियासी जमातों का हम बोझ उठा कर थक गए। अब कूली मत बनो, चाहे सरपंच का इलेक्शन हो, जिला परिषद का हो, बंदिया का हो, लड़ो इलेक्शन। जरूरी नहीं है कि पहली मर्तबा जीत जाएंगे। New, they have clearly reiterated that under the Constitution of India, under Article 21, Article 14 and Article 25, no government has any role to play in the personal life of an Indian citizen. The Supreme Court has categorically stated in the privacy judgment, in the 377 judgment, you have no right whatsoever, the state has no right whatsoever to govern anyone's personal life. These ordinances are blatant violation of the Indian Constitution, of fundamental rights of Article 14, 21 and 25. The BJP is clearly indulging in violating the fundamental rights of the Constitution. The BJP is creating an atmosphere of hate for the Muslim community, and I challenge the BJP that why don't you make a law on providing MSP to the farmers? That is the need of the hour. For so many weeks, thousands of farmers are protesting on the outskirts of Delhi, who are protesting against this draconian law which the Modi government has passed. You make that law, provide. You say that in your new law you provide MSP to the farmers. Instead of doing that, they are indulging in these ordinances which are completely, blatantly against the Constitution and the fundamental rights. देखिए, ANI को जो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो कन्वर्जन हो रहा है, और दूसरा कहा कि वो शादी के लिए कन्वर्जन के खिलाफ हैं। हम डिफेंस मिनिस्टर के इस इंटरव्यू का स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लेते हैं उनके इस जुमले के ऊपर, इसलिए कि भारत का संविधान में किसी को भी इजाज़त है कि वो अपना मज़हब तब्दील करे, चाहे कोई हिंदू हो जाए, कोई मुसलमान हो जाए, कोई ईसाई हो जाए, बौद्ध मज़हब को अपना ले, या कोई सिख हो जाए। अगर कोई मज़हब तब्दील करता है तो वो अपनी भारत की सिटीजनशिप को नहीं खोता है। राजनाथ सिंह एज ए डिफेंस मिनिस्टर अगर ये बात कह रहे हैं तो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। तो ये मोदी सरकार जो है ये अंकल आंटी की सरकार हो चुकी है कि आप ये नहीं करेंगे,
आप मज़हब नहीं तब्दील करेंगे, आप मोहब्बत अगर होती है तो शादी नहीं करेंगे, आप ये खाना नहीं खाएंगे, आप ये खाना पीनेंगे। तो ये मोदी सरकार जो है ये अंकल आंटी की सरकार हो चुकी है। कोई अगर अपना मज़हब तब्दील करता है तो वो भारत की सिटीजनशिप को नहीं खोता है। तो राजनाथ सिंह साहब के इस बयान की हम इसको हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ख़िलाफ़ है, राइट टू लाइफ के ख़िलाफ़ है, राइट टू इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है। ये खामखा ये बता रहे हैं कि कन्वर्जन, कितना कन्वर्जन हो रहा बताइए ना आप। अगर कोई कन्वर्ट होता भी है अपनी मर्जी से होता है तो उसको भारत की सिटीजनशिप तो नहीं खोता है ना, वो इंडिया का सिटीजन रहेगा। तो इसलिए मोदी सरकार जो है ये अंकल आंटी की सरकार हो चुकी है।